चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के मैदान में रोज शाम एक लड़का दौड़ने का अभ्यास करने पहुंच जाता था। इंटर में पढ़ने वाले इस लड़के का सपना धावक बनने का था। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी के चलते विश्वविद्यालय में उसे दो दोस्त मिले, लेखप्रीत और रोमी। वीकेंड पर जब ये दोनों यूनिवर्सिटी में होने वाले प्रोग्राम देखने जाते तो उस लड़के को भी अपने साथ ले जाते। दोस्ती गहरी हो रही थी। इंटर बीत चुका था। कभी धावक बनने का सपना देखने वाला ये लड़का अब कानून की पढ़ाई कर रहा था। साल था 2007। कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर उसने SOPU स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक ग्रुप बनाया और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा। इसी दौरान विरोधी गुट के साथ एक झगड़ा हुआ और उसने गोली चला दी, जिसमें पुलिस ने उसके खिलाफ पहला केस दर्ज किया, जो उस लड़के के आपराधिक सफर की शुरुआत थी। पुलिस रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ लॉरेंस बिश्नोई, बलकरण बरार उर्फ सतविंदर सिंह उर्फ लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बरार है। स्कूल के दिनों से ही वो अपना नाम बदलना चाहता था। उसने अपनी चाची के कहने पर नाम बदला। चाची को लगता था कि लॉरेंस नाम उस पर अच्छा लगेगा। हाल के कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में पंजाब के मानसा गांव में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। वहीं कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में उसका नाम सामने आया था। वहीं हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है। बालकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1953 में पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव में हुआ था। बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, मगर 1997 यानी 1997 में वह पुलिस सेवा छोड़कर किसान बन गए। लॉरेंस बिश्नोई ने 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर से की और फिर 2010 में चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग लिया, जहां लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी ब्रार से हुई, जो कि एक गैंगस्टर है। दोनों ने विश्वविद्यालय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया और बाद में अपराधों में भी संलिप्त हो गए। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। रिपोर्ट्स की माने तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने आपराधिक गतिविधियां चंडीगढ़ में शुरू की। साल 2010 से लेकर 12 तक बिश्नोई के खिलाफ कहीं FIR दर्ज की गई। हत्या का प्रयास, अवैध घुसपैठ, मारपीट और लूटपाट जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई छात्र नेता बनना चाहता था, लेकिन चंडीगढ़ के DAV कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में उसकी हार हुई। उस हार ने उसे अपराधी बना दिया। आज उसकी गिनती देश के बड़े गैंगस्टरों में होती है। गैंगस्टरों से गठजोड़ करने के बाद अपनी ताकत बढ़ा चुका लॉरेंस अब अंतर्राष्ट्रीय डॉन बनने की हसरत अपने दिल में पाले बैठा है। उसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गैंगस्टरों का एक सिंडिकेट तैयार कर लिया है और जेल से ही पूरे नेटवर्क को चला रहा है। लॉरेंस ने दिल्ली NCR में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुख्यात काला जटेड़ी व संपत नेहरा से हाथ मिलाया। पंजाब में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ गठजोड़ किया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल को अपना साथी बनाया और मुठभेड़ में उसके मारे जाने पर उसके गैंग का चीफ बन गया। राजपूत समाज में जगह बनाने के लिए उसने आनंद पाल गैंग से जुड़े लोगों का भी साथ दिया। असल में लॉरेंस बिश्नोई उनके जरिए उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर भी कब्जा जमाना चाहता है। वहीं जांच में यह भी सामने आ रहा है लॉरेंस के ताल्लुकात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रग्स तस्कर अमनदीप मुल्तानी से भी है। मुल्तानी मैक्सिको के ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा है। लॉरेंस के रिश्ते UK में रहने वाले मोंटी से भी है। मोंटी के रिश्ते इटली में रहने वाले माफियाओं से जग जाहिर है।
उसके पास करीब 700 शूटर हैं जो उसके एक इशारे पर उगाई करने, सुपारी लेकर हत्या करने और विरोधी गैंग के सदस्यों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि लॉरेंस अपने शूटरों को पैसों की कमी नहीं आने देता। फिरौती से आने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने साथियों में बांटता है। यही वजह है कि उसके गुरखे बड़े से बड़ा जोखिम उठाने में पीछे नहीं हटते। यही नहीं, एक कारपोरेट सेक्टर की भांति लॉरेंस ने काम गुरखों में बांट रखा है। लॉरेंस जेल में अमूमन विदेशी सिम के इस्तेमाल से ही सारे संदेश व्हाट्सएप के जरिए अपने गुरखों को भेजता है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पाती। परंतु मेरे लिए ये हास्यप्रद है कि एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति विदेशी सिम के साथ में अपने गुरखों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और पुलिस उसके नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रही है। और एक कुख्यात अपराधी सरकारी पनाह में बैठकर अपनी गैंग को संचालित कर रहा है। 14 मार्च 2023 को एबीपी न्यूज पर एक अनोखा इंटरव्यू प्रसारित होता है। टीवी स्क्रीन पर जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का चेहरा दिखाई देता है, बल्कि वह इंटरव्यू देता हुआ दिखाई देता है। यह एक चौंकाने वाली घटना थी जिसमें एक अपराधी अपने को धार्मिक और देशभक्त बताने की कोशिश कर रहा था। वह अपने को क्रांतिकारी बताता प्रतीत हो रहा था और न्यूज चैनल का एंकर भी इसमें उसकी पूरी मदद कर रहा था। लॉरेंस और उसके साथियों द्वारा किए गए हत्याओं को वह अपने कर्तव्य मार्ग और राष्ट्रपथ पर आए हुए अवरोधों को हटाने जैसे साउंड कर रहा था। परंतु गैंगस्टर के इस इंटरव्यू के प्रसारित होने के उपरांत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए। लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 2 डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी भी हैं। आप दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकार की सुविधाएं जेल में प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है और यह रुपया फिल्म एक्टर्स, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, बिल्डर, व्यापारी जैसे पैसे वाले लोगों को डरा धमका कर उगाई की जाती है और इसी पैसे का दुरुपयोग कर प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों को खरीदकर अपराधी जेल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। इस मिलीभगत में अपराधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का भी लाभ है। पैसों की खनक ने इन प्रशासनिक अधिकारियों के मन मस्तिष्क को भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए वह एक दूसरे की मदद करते हुए एक साथ कदम ताल कर रहे हैं। राष्ट्र हित एवं संविधान सब पीछे छूट चुका है। वह इस अपराधी के कदमों में नतमस्तक हुए पड़े हैं। जेल में अनचाहे कॉल को डिटेक्ट कर जैम करने के लिए जैमर लगा होता है। यह एक स्मार्ट डिवाइस है जिसे संबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉल का पता लगाने और ब्लॉक करने के लिए स्वचालित रूप से या मैनुअल रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये रेंज में सभी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के लिए एक अच्छी तरह से प्रतिबंधित एक्सचेंज पॉइंट या गेटवे की तरह काम करता है और इसमें मैनुअल रूप से या स्वसंचालित यानी ऑटोमेटिक इनकमिंग आउटगोइंग कॉल को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर में फीड किए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। यह डिवाइस जेल क्षेत्र में सेल फोन को गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये अनाधिकृत कॉल को रोकने और अधिकृत संचार गतिविधियों की अनुमति देने के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है। इन सेलुलर जैमिंग डिवाइस को केंद्रीय प्रशासन द्वारा प्रशासित किया जाता है। इनके पास किसी भी समय संचार की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार है। इतने सब तामझाम के बावजूद एक अपराधी जेल के बैरक में बैठकर जूम कॉल के द्वारा एक रिपोर्टर से बात करता है और इंटरव्यू प्रसारित करवाता है। ये अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि इस अपराधी के द्वारा उन जेल कर्मियों को कितना पैसा बांटा गया कि उन्होंने अपनी नौकरी को ताक पर रख दिया। इन खुखार अपराधियों के पास पूरा समय है सोशल मीडिया पर व्यतीत करने के लिए। वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करती है, वैसे ही अपराधी अपने हजारों फेक अकाउंटों के द्वारा अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वह अपने अपराधों को अपने ही फेक अकाउंटों के द्वारा महिमा मंडित कर रहे हैं। अपने और अपने साथियों द्वारा किए जा रहे कृत्यों को ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे वे देश हित में कोई कार्य कर रहे हों।
हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीतिक आग में वह जेल के सलाखों के पीछे बैठकर घी का काम कर रहे हैं और भोले भाले सोशल मीडिया के यूजर्स इन वक्तव्यों को सही मानकर उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं या फिर कमेंट करते हुए उसे रीपोस्ट भी करते हैं। जाने अनजाने में वे इस अपराधी के अपराधों का समर्थन करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहरों में भी अपने पंजे जमा रहा है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट कर रहा है। आखिर उसकी सुरक्षा कवच क्या है? सवाल और भी हैं और काफी गंभीर हैं। आखिर एक दशक से भी ज्यादा समय से अलग अलग जेलों में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा कैसे बनाए हुए है? अपने इस पूरे नेटवर्क को वह कैसे चला रहा है? सलाखों के पीछे बैठकर हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे मरवा रहा है और बॉलीवुड के एक सुपरस्टार को कैसे धमका रहा है? फिलहाल बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। एक सवाल ये भी है कि सलाखों के पीछे से पूरा गैंग चला रहे बिश्नोई को कौन सी ताकत इतना ताकतवर बना रही है जो अपराधी हत्या के प्रयास, अवैध कब्जा, मारपीट और डकैती, शराब की तस्करी, हथियारों की तस्करी और दूसरे अपराधियों को पनाह देने जैसे केसों में नामजद था। वह अपराधी आज अपराधों की दुनिया में इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? आज लॉरेंस बिश्नोई के गुरखे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में फैल गया है। अब उसके गुरखे शराब माफिया, पंजाबी गायकों और उसके रसूखदार लोगों से पैसे वसूलने के काम में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस ने युवाओं को अपने गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया है। लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाकर और फिल्म एक्टर सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकी देकर मुंबई पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत के 5 राज्यों में 700 से ज्यादा शूटर्स के साथ काम करता है। इनमें कम से कम 300 शूटर्स पंजाब के हैं। साथ ही देश के बाहर भी लॉरेंस का नेटवर्क फैल चुका है। लॉरेंस का नाम UAPA कानून के तहत NIA की चार्जशीट में शामिल है और उसके गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की D कंपनी से भी की गई है। NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत कर नशीली दवाओं की तस्करी, टारगेट किलिंग और जबरन वसूली के रैकेट में उतरकर अपना नेटवर्क जमाया था, लॉरेंस बिश्नोई ने भी उसी तर्ज पर काम किया है। बिश्नोई ने जेल के अंदर से ही अपने गैंग को मजबूत किया और आगे बढ़ाया है। लॉरेंस बिश्नोई पर अब तक 79 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मामलों में उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी है। 40 मुकदमे अदालत में लंबित हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 14 महीनों से जेल से बाहर निकाला ही नहीं गया, न ही अगले 12 महीनों तक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए जेल से बाहर ला सकती है। NIA के खुलासों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक गुटों के साथ मिलकर बनाए गए बेहद मजबूत गठजोड़ का इस्तेमाल बिश्नोई अपने नेटवर्क को बढ़ाने में कर रहा है। बिश्नोई समझता है कि जेल उसके लिए एक सुरक्षित और अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए एक मुफीद जगह है। इसीलिए इतने लंबे समय से उसने जमानत की कोई भी याचिका नहीं दी है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने स्कूल कॉलेज के ज्ञान का इस्तेमाल अपनी अपराध की दुनिया में तकनीकों को समझने में लगाया है और इसी ज्ञान का दुरुपयोग कर वह इंटरनेट को अपना हथियार बनाए हुए हैं। इंटरनेट के जरिए वे अपराध की दुनिया के अपने साथियों से संपर्क में हैं। वे
उच्चतम तकनीक के जरिए वह अपने साथियों एवं फॉलोअर्स से जुड़ा हुआ है। वॉल्व कॉलिंग तकनीक यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट कनेक्शन के जरिए फोन कॉल करने का एक तरीका है। ये तकनीक पारंपरिक फोन लाइन के बजाय ब्रॉडबैंड इंटरनेट का इस्तेमाल करके वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है। वॉल्व कॉल के लिए आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। इस तरह कंप्यूटर, VoIP फोन या किसी दूसरे डेटा संचालित डिवाइस से कॉल की जा सकती है। वॉल्व कॉल के लिए आपको एक वर्चुअल फोन नंबर की जरूरत होती है। ये नंबर किसी खास जगह या डिवाइस से जुड़ा नहीं होता। वॉल्व कॉल के लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। वॉल्व कॉल के लिए आप कंप्यूटर, VoIP फोन या वॉल्व एडाप्टर से जुड़े पारंपरिक फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्व कॉल के जरिए आप ऑडियो और वीडियो दोनों तरह का संचार कर सकते हैं। वॉल्व कॉल के जरिए आप किसी भी तरह के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जैसे कि स्थानीय, लंबी दूरी, मोबाइल और अंतर्राष्ट्रीय। वॉल्व कॉल के जरिए आप एक साथ कहीं डिवाइस पर कॉल कर सकते हैं। हाल के दिनों में लॉरेंस के गैंग ने डब्बा कॉलिंग जैसी तकनीक के जरिए वसूली करना शुरू किया है। डब्बा कॉलिंग एक ऐसा तरीका जिसके जरिए पुलिस की नजरों में आने से बचा जा सकता है। गैंग के गुर्खे इन कॉल्स को अवैध एक्सचेंजों के जरिए रूट करते हैं, जिससे नियमित मोबाइल नेटवर्क और जांच एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या देश के सबसे बड़े गैंग का सरगना जेल अधिकारियों के मिलीभगत के बिना भी काम कर सकता है? सवाल यह भी उठता है कि विश्नोई का रसूख इतने ऊपर तक कैसे पहुंचा? बिना किसी सरपरस्ती के वो इतने बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट को कैसे चला सकता है? यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े अपराधी को ये सारी सुविधाएं कौन मुहैया करवा रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है जो इस अपराधी के मुकोटे के पीछे से काम कर रहा है? कनेक्शन और देश सहित बाहर के मुल्कों में फैले उसके नेटवर्क का यही जाल शायद उसकी सुरक्षा कवच है। यह अपराधी तो अपने राजनीतिक रसूख, पैसा और जेल में प्रोटेक्शन कानून के तहत बचा हुआ है, परंतु इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आपके घर तक आ पहुँचे इस अपराधी को आप कैसे रोकेंगे? इस अपराधी के पेज पर आपके द्वारा किए जाने वाले कमेंट को पढ़कर आपका बेटा इस अपराधी को एक आदर्श मानकर इसके पद चिन्हों पर चलने के लिए आतुर है। अब ये आपका निर्णय है कि आप अपने बेटे को कैसे इस अपराधी से दूर रखते हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए ये अपराधी अपने गैंग के लिए युवा साथियों को रिक्रूट कर रहा है। आपका बेटा भी इस माया जाल में फंसकर अपराधियों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि विश्नोई समाज के पूर्वजों द्वारा पर्यावरण के लिए किए गए अच्छे कामों के कारण एक हत्यारे के साथ हमदर्दी रख एक हत्यारे को सपोर्ट कर सभ्य समाज में खूंखार हत्यारों को जन्म देना है, या एक सभ्य उत्कृष्ट समाज का निर्माण करना चाहते हैं। लॉरेंस ने सलमान के नाम का इस्तेमाल कर आज पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाली है, और लॉरेंस का एग्जॉस्टिंग और अवैध वसूली का जो धंधा चल रहा था वह परवान चढ़ चुका है। रॉकेट की गति से पूरे भारत में फैल चुका है। करोड़ों रुपए की अवैध वसूली कर भारत के बाहर के बैंकों में जमा किया जा चुका है। जिस हत्यारे को आप हिंदू हृदय सम्राट मानकर उसका जय जयकार कर रहे हैं, उस लॉरेंस विश्नोई ने अधिकतम हत्याएं हिंदू समाज से ही की है। यह अपराधी किसी जाति, धर्म या समाज विशेष से नहीं है, ये केवल एक खूंखार अपराधी मात्र है। विश्नोई केवल अपने स्वार्थ के लिए हत्याएं करवाता है, वसूली करता है, हमारे देश के युवाओं को गुमराह कर खूंखार अपराधी बनाकर पूरे भारत को नफरत, लालच और डर के माहौल में धकेल रहा है। अब इस डर से जनता को निकालने का रास्ता केवल प्रशासन के पास है, परंतु यह भी एक विडंबना है कि अपराधी अभी भी भारत के गुजरात के जेल से अपने नेटवर्क को चला रहा है और भारत का प्रशासन मूक दर्शक बनकर हत्याओं का मजा ले रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासन के डूल-मूल रवैये के कारण यह अपराधी और कितने मासूमों की हत्या करेगा और विश्व पटल पर भारत को और कितना बदनाम करेगा। हम केवल दर्शक मात्र हैं, इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त कर सकते हैं, परंतु विश्नोई के अपराधों पर अंकुश लगाने का अधिकार केवल न्यायपालिका और प्रशासन के हाथों में है। अब इसी आशा के साथ
कि इस अपराधी के अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा और इसके गैंग को नस्तभूत कर दिया जाएगा। विश्नोई की कहानी अलग अलग लेखकों के द्वारा प्रकाशित की गई सामग्री के आधार पर है। संयोगवश इसमें अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसी वाक्य के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप देख रहे हैं वी क्रिएट, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।